जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं या टीआरई 4 या ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए जाते हैं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं क्वालिफाई पेपर में, बस इन्हीं पॉइंटों से और इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये संपूर्ण जो वीडियो है ए टू जेड आप जरूर देख जाइएगा। यकीनन समझ लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश में माना जाता है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में पूछा गया है और यह क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश में माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर श्रेणी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। तो हिंदी शब्द का प्राचीनतम जो प्रयोग है वह पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न नंबर 3 है, देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि को निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित की गई है। सही आंसर है कि देवनागरी लिपि को जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित किया गया है। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हो ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके हाइप कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने की प्रयास कीजिए। हिंदी का मानक रूप की किस बोली पर आधारित है। हिंदी का मानक रूप निम्नलिखित में से किस बोली पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि हिंदी का मानक रूप जिस बोली पर आधारित है वह है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि हिंदी की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। हिंदी की सबसे प्राचीनतम रचना निम्नलिखित में से किसको मानी जाती है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सिद्ध साहित्य जो होती है वह मानी जाती है। हिंदी की सबसे प्राचीन रचना जो है सिद्ध साहित्य मानी जाती है। आपको अगर सिद्ध साहित्य न दिया जाए तो पृथ्वीराज रासो आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता निम्नलिखित में से जो व्यक्ति हैं उनका नाम चंद्रवदाई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने 7वें नंबर क्वेश्चन के साथ और प्रश्न नंबर 7 है, अल्लाह खंड किससे संबंधित है। अल्लाह खंड जो है वह किससे संबंधित है। 7वें का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है कि अल्लाह खंड जो है वह जगनिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। हम रोकेंगे आपको यहां पर महज 10 से 20 सेकंड के लिए। दोस्तों, यदि बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस का हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। टीआरई 4.0 के लिए हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर और जीके जीएस अगर आपको चाहिए तो भी आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है जरूर संपर्क कर लीजिएगा। आइए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने हो जाएगा और प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर हमने उपस्थित करा दिया है। प्रश्न नंबर 9 कहता है दोस्तों कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा निम्नलिखित में से क्या थी। 9वें नंबर का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अपभ्रंश मिश्रित। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा जो थी अपभ्रंश मिश्रित थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, यह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में बीपीएससी में। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस निम्नलिखित में से कौन था। सही आंसर है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है वह वीर रस के रूप में जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। कबीर निम्नलिखित में से किस भक्ति धारा के कवि माने जाएंगे। तो वो निर्गुण के भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 15 नंबर आपके सामने है कि बीजक किसकी रचना है।
बीजक किसकी रचना है? दोस्तों बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो आप हमें सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम भी इंसान हैं, हो सकता है कि कोई मिस्टेक हमसे भी हो जाए। बीजक किसकी रचना है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि बीजक जो है कबीर दास की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तुलसीदास की प्रमुख रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर है कि विनय पत्रिका, रामचरितमानस और कवितावली। ये सभी के सभी जो हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में से है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो याद रखेंगे सूरदास जिस संप्रदाय से संबंधित है उसका नाम है कृष्ण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ कि पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो पद्मावत के रचयिता जो हैं उनको जायसी बोला जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि बालक किस प्रकार की संज्ञा है? बालक निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा? तो दोस्तों यह बालक जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते चलते 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह सुंदरता जो है यह एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। आगे प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा सर्वनाम है? वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम होगा? 18 का सी इस प्रश्न का सही आंसर है। निजवाचक यह सर्वनाम है। टीआरई 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि जो पढ़ता है वही सफल होता है, इसमें जो कौन सा सर्वनाम होगा? यह भी टीआरई 3 का प्रश्न है। जो पढ़ता है वही सफल होता है, इसमें जो कौन सा सर्वनाम है? 19 का सही आंसर है दोस्तों। यह एक प्रकार का संबंध कारक सर्वनाम के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है कि राम ने खाना खाया, इसमें ने क्या है? राम ने खाना खाया, इसमें ने निम्नलिखित में से क्या है? 20वें का सही आंसर है दोस्तों यह कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि राम स्कूल जाता है, इसमें जाता क्या है? तो याद रखेंगे राम स्कूल जाता है, इसमें जाता जो है क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। 21 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है खाना किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्रिया है। खाना किस प्रकार की क्रिया है? तो खाना जो है निम्नलिखित में से जो क्रिया है उसको सकर्मक क्रिया के रूप में जानेंगे। आगे प्रश्न आपके सामने है सोना किस प्रकार की क्रिया है? सोना किस प्रकार की क्रिया के रूप में प्रयोग होगा? सही आंसर है यह अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न कहता है राम ने सीता को फल दिया, यह किस प्रकार की क्रिया है? राम ने सीता को फल दिया, यह किस प्रकार की क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है? 24 का ऑप्शन नंबर सी यह द्विकर्मक के रूप में प्रयोग हुआ है। 24 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर लड़का में सुंदर क्या है? सुंदर लड़का में सुंदर निम्नलिखित में से क्या है? बेहद ही आसान क्वेश्चन, विशेषण के रूप में यह प्रयोग किया गया है। आइए बढ़ते चलते हैं। बहुत तेज दौड़ता है, बहुत क्या है? बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत क्या प्रयोग किया गया है? 26 का ऑप्शन नंबर बी यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे नंबर प्रश्न आपके सामने है 27वां नंबर प्रश्न है वह बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा क्या है? वह बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा क्या है? दोस्तों यह विशेषण के रूप में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 28 है कि विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? 28 का ऑप्शन नंबर सी इसके 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है कुछ लोग आए, कुछ क्या है? कुछ लोग या आए, इसमें कुछ क्या है? 29 का ऑप्शन नंबर बी यह परिमाण वाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 30वां नंबर प्रश्न है दो लड़के, दो इसमें से क्या प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे यह संख्यावाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी जाती है? दोस्तों स्लो और हार्ड और मीडियम तीनों लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं, इसलिए हर लेवल के क्वेश्चन हम रख रहे हैं। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन। तो इस सेट में मैंने अप डाउन किया है, आप शुरू से अंत तक देख तो जाइए पहले इस वीडियो को। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी में कारकों की संख्या दोस्तों मानी जाती है कितनी? 8। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राम ने फल खाया, राम कौन सा कारक है? राम ने फल खाया, इसमें राम कौन सा कारक है? 32 का ऑप्शन नंबर सी इसमें कर्ता कारक है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सीता को फल दिया, सीता कौन सा कारक है? सीता को फल दिया, इसमें सीता कौन सा कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है? सही आंसर है संप्रदान कारक, जिसको दे दिया गया वो संप्रदान होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कलम से लिखता है, से कौन सा कारक के रूप में प्रयोग हुआ है? 34 का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा ए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से इसमें करण के लिए प्रयोग हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि घर में बैठा है, में कौन सा कारक है? घर में बैठा है, में कौन सा कारक के रूप में प्रयोग किया गया है? यह अधिकरण कारक, में पै पर उसका चिन्ह होता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि गोदान के लेखक कौन है? 36 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं कि गोदान मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 37 है कि कामयानी किसकी रचना है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने उपस्थित करा दिया गया है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कामयानी किसकी रचना है? तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कामयानी जो है वह प्रसाद की जो है रचना है। 37 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आधुनिक हिंदी कहानी के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी कहानी के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? सही आंसर है प्रेमचंद्र को आधुनिक हिंदी कहानी के जनक के रूप में जाना जाता है। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निराला किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? निराला किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? तो निराला जो है वह छायावादी काव्य धारा से जुड़े हैं। 39 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। प्रश्न नंबर 40 है कि सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध जो संपादक हैं वो कौन थे? 40 का ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी जी को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 41 कहता है कि विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयोग किया गया है? 41 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, इसमें गुण संधि प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 42 है महेश शब्द में कौन सी संधि है? महेश शब्द में कौन सी संधि प्रयोग की गई है? 42 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी गुण संधि प्रयोग किया जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि देव प्लस इंद्र का संधि रूप क्या है? याद रखेंगे, देव प्लस इंद्र से निम्नलिखित में से कौन सा रूप बनेगा? देवेंद्र इस प्रश्न का राइट आंसर है। 43 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 44वां नंबर क्वेश्चन है कि राम प्लस अयन से क्या बनेगा? तो राम प्लस अयन से बन जाएगा रामायण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। गुरु प्लस उपदेश से निम्नलिखित में से क्या बनेगा? तो गुरु प्लस उपदेश से गुरोपदेश का निर्माण होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? 46 का ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। दोस्तों ये आप यकीन मानिए कि 1/3 का निगेटिव मार्किंग बीपीएससी एडीओ में है, तो इससे हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि निगेटिव को भी ध्यान रखना है। जब कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरिट में फिर गहमा गहमी अर्थात उसमें जो कंजेस्टेड चीज़ें हैं वो कैसे हो पाएगी। तो निगेटिव जहां पर होती है तो वहां पर क्वेश्चनों का लेवल उतना हार्ड नहीं रखा जाता है, इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। 46 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन है कि माता पिता में कौन सा समास है? 47वां प्रश्न का माता पिता में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 48 है। प्रश्न 48 कहता है नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में जो समास उपस्थित है 48 का ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास इसमें उपस्थित है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? 49 का सही आंसर। याद रखेंगे, यहां पर आप लोग हमें कमेंट करके जरा बताइएगा कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 देख लीजिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? 50 नंबर क्वेश्चन है यथाशक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? सही आंसर है इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें यथा नाम का अव्यय जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 51 आपके सामने है, असत्य में अ क्या है? असत्य में अ निम्नलिखित में से क्या है? 51 का बी, अ जो है उपसर्ग के रूप में इसमें प्रयोग किया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है, सुखी में ई क्या है? तो सुखी में जो ई प्रयोग किया गया है दोस्तों वह एक प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
53 नंबर क्वेश्चन है कि अनुशासन शब्द में अनु किस प्रकार का उपसर्ग है। अनुशासन शब्द में अनु किस प्रकार का उपसर्ग है। 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, याद रखें, दिशा क्रम सूचक उपसर्ग के रूप में अनुशासन में अनु का प्रयोग किया गया है। आप बने रहिएगा, हर प्रकार की क्वेश्चंस इसमें रखे जाएंगे, यकीन समझिए। अभी 85 क्वेश्चन करीब करीब हुए हैं, आगे बढ़ते चलिए। तब देखिए फिर क्वेश्चन, बालकपन शब्द में पन प्रत्यय किस अर्थ को व्यक्त करता है। बालकपन शब्द में पन प्रत्यय किस अर्थ को व्यक्त करता है। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवस्था या भाव को प्रयोग जो है इसने संबोधित करता है। प्रश्न नंबर 55 है कि निराशा शब्द में निर उपसर्ग का सही अर्थ क्या हो जाएगा। निराशा शब्द में निर उपसर्ग का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर ए, अभाव यानी कि रहित, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है। प्रश्न नंबर 56 कहता है कि चंद्रमा सा मुख में प्रयुक्त अलंकार की विशेषता क्या है। चंद्रमा सा मुख में प्रयुक्त अलंकार की विशेषता क्या है। 56 का सही आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा सा मुख में प्रयुक्त अलंकार जो है वह दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, उपमेय उपमान में से जा जैसा प्रयोग किया गया है। उपमेय उपमा के रूप में यह प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 57 है, 57 है कि वह सी है में कौन सा अलंकार है। वह सी है, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। 57 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 58 है, राम रमता राम में कौन सा अलंकार है। राम रमता राम में कौन सा अलंकार आपको देखने के लिए मिल रहा है। 58 का ऑप्शन नंबर बी, इसमें यमक अलंकार प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 59 आपके सामने है कि चंचल चितवन में कौन सा अलंकार है। चंचल चितवन में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। 59 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 60वां नंबर क्वेश्चन है कि अंबर पनघट बना में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। अंबर पनघट बना में प्रयुक्त अलंकार निम्नलिखित में से कौन है। 60वें का ऑप्शन नंबर बी, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग मिल रहा है। प्रश्न नंबर 61 देख लीजिएगा, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव निम्नलिखित में से क्या है। 61 का सही आंसर है शोक, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 आपके है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होती है। तो वीर रस का अस्थाई भाव जो होती है उत्साह, इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो दोस्तों हास्य इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है। 64 का ऑप्शन नंबर बी, भय, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 कहता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। 65 का ऑप्शन नंबर ए, रति, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आगे है कि प्रश्न कहता है 66 नंबर, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है। 66 का ऑप्शन नंबर डी, 24 मात्राएं इसमें उपस्थित होती हैं। प्रश्न नंबर 67 देख लीजिएगा, सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती है। सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। 67 का ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी 24 छंद होते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 68 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे 16। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद, देखें छंद से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। 69 का ऑप्शन नंबर ए, 24, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है कि हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। 70 का ऑप्शन नंबर बी, 28, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है कि वह घर गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। वह घर गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। सही आंसर है कि वह घर गया, यह जो है एक प्रकार की सरल वाक्य के रूप में प्रयोग हुआ है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मैं पढ़ूंगा और तुम खेलोगे, यह कौन सा वाक्य है। मैं पढ़ूंगा और तुम खेलोगे, यह कौन सा वाक्य है। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों यह मिश्र वाक्य के रूप में प्रयोग हो रहा है। प्रश्न नंबर 74 है कि क्या तुम खाओगे नहीं आओगे, यह कौन सा वाक्य है।
क्या तुम आओगे, यह कौन सा वाक्य है? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में प्रयोग हो रहा है। 75 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है काश मैं पास हो जाऊं, यह कौन सा वाक्य है? काश मैं पास हो जाऊं, यह कौन सा वाक्य है? तो 75 का ऑप्शन नंबर डी, इच्छावाचक यह वाक्य है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 आपके सामने है कि गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? याद रखेंगे, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र निम्नलिखित में से कौन है? 76 का सही आंसर है होरी जो है वह मुख्य पात्र के रूप में काम कर रहे हैं इसमें। 77 नंबर क्वेश्चन है कि कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? याद रखेंगे, कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भावना के प्रतीक है। प्रश्न नंबर 68 आपके सामने है कि गब्बन के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 78 है कि गब्बन के लेखक कौन है? सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र जी। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 है कि रश्मि रथी किसकी रचना है? रश्मि रथी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 79 का ऑप्शन नंबर बी, यह दिनकर जी की रचना है। प्रश्न नंबर 80 है। प्रश्न 80 कहता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे भारतेंदु जी के माध्यम से। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 है अतिथि शब्द का सही अर्थ क्या है? अतिथि शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जो बिना तिथि के आए उन्हें अतिथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि दूरजन शब्द में दूर क्या है? प्रश्न है कि दूरजन शब्द में दूर निम्नलिखित में से क्या है? 82 का सही आंसर है कि दूर जो है इसमें उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि अशिक्षित शब्द में अ का क्या अर्थ है? अशिक्षित शब्द में अ का क्या अर्थ है? याद रखेंगे 83 का ऑप्शन नंबर बी, अ का अर्थ बिना यानी नहीं हो रहा है अशिक्षित में। प्रश्न नंबर 84 है सज्जन शब्द का विलोम क्या है? सज्जन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से क्या है? 84 का सही आंसर है, याद सज्जन शब्द का विलोम जो है दुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है कि अमृत का विलोम क्या होता है? 85 है कि अमृत का विलोम क्या होता है? 85 का ऑप्शन नंबर ए विष होता है अमृत का उल्टा। आगे बढ़ेंगे। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अग्नि, पानी, वायु और पृथ्वी। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन एक दो ऐसा भी जरूर मिलेगा। पानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंधकार का विलोम क्या है? अंधकार का विलोम निम्नलिखित में से क्या है? 87 का ऑप्शन नंबर ए प्रकाश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान भी रहना चाहिए। नवीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? नवीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे नया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि बलवान का विलोम क्या है? बलवान का विलोम क्या है? तो दुर्बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है कि सुख का विलोम क्या है? प्रश्न नंबर 90 है कि सुख का विलोम क्या है? दुख इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंत में थोड़ा सा मतलब बिल्कुल हम थोड़ा स्लो क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको ये लगे कि नहीं भाई हम तैयार हैं और आप आसानी पूर्वक पास कर जाइएगा। आंखों का तारा का अर्थ क्या है? आंखों का तारा का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय। ऑप्शन नंबर ए इस मुहावरे का हिंदी अर्थ था, यानी कि इसका सही आंसर था। नाक कटना का अर्थ क्या है? नाक कटना का अर्थ क्या है? 92 का सही आंसर है अपमान होना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन है दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? तो 93 का ऑप्शन नंबर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी जीत जाना। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। प्रश्न नंबर आगे है। प्रश्न नंबर 94 है कि आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? याद रखेंगे खुश होना, शोर मचाना या ये हो जाना, भाग जाना। तो सही आंसर है कि आसमान सिर पर उठाना यानी कि शोर मचाना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है कि 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? बेहद आसान क्वेश्चन, भाग जाना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है कि हिंदी भारत की किस प्रकार की भाषा है? हिंदी भारत की किस प्रकार की भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है? सही आंसर ये राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके पास 97 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? दोस्तों मैंने कहा था कि कुछ हल्के क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ टाइट क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ थोड़ा मीडियम भी रहेगा, वही आप यहां पर झटके देख रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 97 का ऑप्शन नंबर ए 343वें जो अनुच्छेद में यह बताया गया है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर आपके सामने है 98 का ए इस प्रश्न का सही आंसर है कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो 14 सितंबर को। आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। प्रश्न आगे है, नागरी प्राचीड़नी सभा की स्थापना कहां हुई है? नागरी प्राचीड़नी सभा की स्थापना कहां हुई है? 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 100 है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते चलाते आप हमको जरूर बता दीजिएगा आप इन 100 प्रश्नों में से रियल में कितना सही आंसर आप जानते थे, और कमेंट करके बताइएगा कि अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या था, 100 नंबर क्वेश्चन क्या था। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलेंगे अपने नए सेशन में। जय हिंद।